Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal, myself Parmeshwar Singh class. In this video, I am going to explain chapter 2 and chapter name is Python Fundamentals. In this video, I am going to explain variables and assignments, simple input and output. Let us first see variables and assignments. A variable in Python represents named location that refer to a value and whose values can be used and processed during program run. मीन्स पाइथन में वेरिएबल एक ऐसे मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसकी नेमिंग की गई है और वह मेमोरी लोकेशन एक वैल्यू को रेफर करता है और उस वैल्यू को प्रोग्राम में यूज और प्रोसेस किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें आपको स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है और स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करना है। तो स्टूडेंट का नेम और मार्क्स दोनों को स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी में लोकेशन की ज़रूरत होगी, और उस मेमोरी लोकेशन को आप एक्सेस कर सकें, उसमें जो वैल्यू है उसको आप यूज कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई नेम राइट करें, मीन्स उसकी लेबलिंग करें, उस पर आप लेबल लगाएं कि इस मेमोरी लोकेशन का यह नाम है और इस मेमोरी लोकेशन का यह नाम है, जिससे आप उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकें, उसमें वैल्यू को स्टोर करने के लिए और स्टोर की गई वैल्यू को यूज करने के लिए। ओके, तो इस प्रकार से आप मेमोरी लोकेशन का जो नेम राइट करते हैं वह होता है वेरिएबल, उसे कहते हैं वेरिएबल। ओके, जैसे आपने राइट किया मार्क्स असाइन 70, मीन्स मार्क्स में आपने 70 स्टोर कर दिया। ओके, तो मार्क्स क्या है, किसी मेमोरी लोकेशन को वह रेफर करता है और उस मेमोरी लोकेशन पर 70 स्टोर हो गया है। ओके, और इसी तरह से आपने नेम राइट किया और इसमें असाइन कर दिया जैकब। ओके, तो नेम भी किसी मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है, मीन्स उसका लेबल है, और आपने वहाँ पर आपने जैकब स्टोर कर दिया। तो इस प्रकार से जैसे आप यहाँ समझिए, जैसे ये सभी मेमोरी लोकेशन हैं, आपने लिखा नेम। ओके, आपने लिखा मार्क्स इक्वल टू, आपने राइट किया मार्क्स असाइन 70। तो 70 किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होगा, और किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो सके इसलिए ज़रूरी है कि आप इस मेमोरी लोकेशन का कोई नेम राइट करें। ओके, इसी तरह से मान लीजिए इस मेमोरी लोकेशन का नेम है, आपने नेम राइट किया इस मेमोरी लोकेशन के लिए नेम। ओके, और अगर आपको इसमें वैल्यू स्टोर करना है तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे नेम इक्वल टू जैकब। ओके, तो जैसा आप यहाँ पर राइट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, इस मेमोरी लोकेशन पर जैकब स्टोर हो जाएगा। ओके, जब आप मार्क्स को और नेम को मेमोरी में स्टोर कर लिए हैं तो उसे यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं या फिर बाद में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसे एक्सेस करना होगा, और एक्सेस करने के लिए फिर से आपको इसी लेबल की ज़रूरत होगी। जैसे आपने इसका नेम राइट किया है मार्क्स। ओके, तो आप मार्क्स लिखकर इंटर प्रेस करेंगे, देखिए मार्क्स यहाँ प्रिंट हो रहा है। ओके, अगर आपको मार्क्स में कुछ ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, +1। ओके, देखिए ऐड हो गया, मार्क्स में 1 ऐड हो गया, 71 आ गया। ओके, तो मेमोरी लोकेशन पर आपने जो वैल्यू स्टोर किया है उसको एक्सेस करने के लिए भी आपको उस लेबल की, उस सिंबल की जरूरत होती है जो आपने उस मेमोरी लोकेशन के लिए आपने स्पेसिफाई किया है, फिक्स किया है। ओके, इसी तरह से आपको नेम प्रिंट करना है तो वो भी आपको नेम आप राइट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, देखिए नेम यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, तो किसी भी मेमोरी लोकेशन की आप जो नेमिंग करते हैं उसे कहते हैं वेरिएबल। ओके, और मेमोरी लोकेशन की नेमिंग करके आप उस मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू स्टोर भी कर पाते हैं और उस वैल्यू को एक्सेस भी कर पाते हैं। ओके, सी क्रिएटिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्रिएट करना काफ़ी इजी है। जैसे हमने यहाँ पर मार्क्स इक्वल टू असाइनमेंट 70 हमने राइट किया, वैसे ही मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया और उसमें उसने जिस भी मेमोरी लोकेशन को रेफर किया वहाँ पर 70 स्टोर हो गया। ओके, मीन्स मार्क्स में
मीन्स जिस भी मेमोरी लोकेशन पर 70 है उस मेमोरी लोकेशन का नेम आप हो गया मार्क्स। ओके, मीन्स आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया या फिर वेरिएबल आपने क्रिएट कर दिया। ओके, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे a इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हमने a वेरिएबल को क्रिएट कर दिया या फिर डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर जो a वेरिएबल है उसका टाइप होगा इंटीजर। ओके, मीन्स यहाँ पर मैं टाइप राइट करता हूँ और राइट करता हूँ a। ओके, जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि इंटीजर टाइप है। ओके, मीन्स जो वेरिएबल है इसका टाइप है इंटीजर। ओके, और जो वेरिएबल आपने नेम राइट किया है उसका टाइप देखिए, मैं देखता हूँ नेम, इसका टाइप है स्ट्रिंग। मीन्स वेरिएबल में आप जिस तरह की वैल्यू स्टोर करेंगे वह वेरिएबल उसी तरह की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो वेरिएबल में जिस तरह की वैल्यू इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, जिस भी टाइप की आप वैल्यू स्टोर करेंगे उसी टाइप, वही टाइप वेरिएबल का टाइप होगा। ओके ओके, मीन्स वेरिएबल भी उसी टाइप का होगा। जैसे हमने राइट किया है a असाइन 2, तो यहाँ पर जो 2 है इंटीजर है, इसलिए जो वेरिएबल a है उसका भी टाइप इंटीजर है। ओके, जैसे यदि मैंने यहाँ पर बैलेंस वेरिएबल लिया और इसमें मैंने स्टोर किया 234.6। ओके, तो यहाँ पर जो बैलेंस वेरिएबल है उसका टाइप होगा फ्लोट। ओके, मैंने इंटर प्रेस किया, देखिए फ्लोट आ गया क्योंकि मैंने इसमें फ्लोट वैल्यू को स्टोर किया है। ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग, वेरिएबल आर नॉट स्टोरेज कंटेनर इन पाइथन। मीन्स पाइथन में वेरिएबल किसी एक मेमोरी लोकेशन के साथ फिक्स नहीं होते हैं। जैसे ही आप उस वेरिएबल में कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करते हैं वह वेरिएबल किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करने लगता है। मीन्स उस मेमोरी लोकेशन के लिए वह लेबल का वर्क करने लगता है। लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल्स। मेमोरी में वैल्यूज कुछ इस तरह से स्टोर्ड होते हैं। ओके, और उनका एड्रेस भी अलग अलग होता है। ओके, जो भी मेमोरी होती है तो मेमोरी का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। ओके, तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो अलग अलग मेमोरी एड्रेस पर स्टोर्ड होते हैं। ओके, जब मैं राइट करता हूँ एज इक्वल टू 16, तो अभी जो यह एज वेरिएबल है वह इस मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है या फिर इस मेमोरी लोकेशन के लिए लेबल का वर्क कर रहा है। ओके, बट जैसे ही मैं वेरिएबल में वैल्यू चेंज कर देता हूं वैसे ही यह वेरिएबल अब इस मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई ना करके, उसको इंडिकेट ना करके, उसके लेबल के रूप में वर्क ना करके अब यह वेरिएबल इस मेमोरी लोकेशन को रेफर करेगा। ओके, अब यह वेरिएबल जो एज वेरिएबल है अब इस मेमोरी लोकेशन को रेफर करेगा। ओके, इसे देखिए यहाँ पर आप देखिए, अभी मैं स्टोर करता हूँ a इक्वल टू 5। ओके, और इसकी आईडी मैं चेक करता हूँ a का, देखिए a इसकी आईडी है। ओके, और अभी मैं फिर से a में कुछ और वैल्यू स्टोर कर देता हूँ और फिर से मैं चेक करता हूँ ID A, तो इस बार आप देखेंगे इसका एड्रेस कुछ और आएगा। ओके, देखिए अभी इसका एड्रेस कुछ और है और जैसे मैंने इसमें कुछ और वैल्यू मैंने स्टोर किया तो इसका एड्रेस चेंज हो गया है। मीन्स वेरिएबल A अभी जब इसमें 5 मैंने स्टोर किया था तो इस मेमोरी लोकेशन के लिए लेबल के रूप में वर्क कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी तो अब जो ए वेरिएबल है वह इस मेमोरी लोकेशन के लिए लेबल के रूप में वर्क कर रहा है। ओके, जबकि अगर आपको अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, C++ हैं, अगर आप उनको जानते होंगे तो उसमें वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन के साथ फिक्स होता था। जैसे मैं टाइप करता हूँ यहाँ a इक्वल टू 16, तो इस मेमोरी लोकेशन का नेम ही हो गया a। ओके, इस मेमोरी लोकेशन का
नेम हो गया ए। ओके, और अब मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं इसमें वैल्यू चेंज करूँगा 20, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वैल्यू 16 है वो यहाँ से इरेज हो जाएगी और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 20। ओके, मीन्स यहाँ पर जो वेरिएबल था वो किसी एक मेमोरी लोकेशन के लिए फिक्स था, लेकिन पाइथन में वेरिएबल किसी भी मेमोरी लोकेशन के लिए फिक्स नहीं है। जब उसमें कोई वैल्यू स्टोर की गई होती है तो उसी वैल्यू को, जो मेमोरी होती है उस वैल्यू की, वही को उसी को रेफर करता है। जबकि अगर आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो वह दूसरी मेमोरी लोकेशन को रेफर करने लगता है। See next, L values and R values. L value expression that can come on the left hand side of an assignment, means जो असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन होगा वह L वैल्यू है, और जो असाइनमेंट के राइट साइड में एक्सप्रेशन है वह R वैल्यू है। ओके, जैसे मैंने अभी टाइप किया a इक्वल टू 20। ओके, मैंने टाइप किया तो यहाँ पर जो a है वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में है, इसलिए वह L वैल्यू है, और जो 20 है वो असाइनमेंट के राइट साइड में है, इसलिए वह R वैल्यू है। ओके, मीन्स 20 R वैल्यू है, जबकि a जो है कि L वैल्यू है। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे b असाइन a+5। ओके, तो यह भी इस यहाँ पर देखिए जो b है वो L वैल्यू है, जबकि a+5 है वो R वैल्यू है। ओके, मीन्स जो L वैल्यू है, मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड में है असाइनमेंट ऑपरेटर के, वह R वैल्यू में आ सकता है, मीन्स वो असाइनमेंट के राइट साइड में आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ए जो है L वैल्यू है, बट जो नेक्स्ट टाइम हमने उसे वह असाइनमेंट के राइट साइड में आया है, तो वह जो है कि राइट हैंड साइड में आ गया है, तो मीन्स वह R वैल्यू बन गया है। ओके, मीन्स जो L वैल्यू है वह असाइनमेंट के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जा सकता है, जबकि जो R वैल्यू है वो असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में कभी नहीं जा सकते। जैसे मैं इसको कभी इस तरह से राइट नहीं कर सकता कि a इक्वल टू 20 असाइन a, इस तरह से मैं राइट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे एरर आएगा, और a+5 असाइन b, ऐसा भी मैं राइट नहीं कर सकता। ओके, तो ये था L वैल्यूज और R वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपल असाइनमेंट। मीन्स अलग अलग वेरिएबल में एक ही वैल्यू को एक साथ स्टोर करना, असाइन करना, या फिर अलग अलग वेरिएबल्स में अलग अलग वैल्यूज को एक साथ असाइन करना। अभी तक हम वेरिएबल में कुछ इस तरह से वैल्यू स्टोर करते थे। ओके, और लेकिन यदि आप चाहें तो a, b, c, फर्स्ट देखिए a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पर a, b, c सभी में 5 स्टोर हो गया। ओके, एक साथ, इसे कहते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। ओके, और देखिए a, b, c इक्वल टू 5, 6, 7। ओके, देखिए इस तरह से भी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 7 है। तो इस तरह से भी मल्टीपल असाइनमेंट हो सकता है। ओके, तो जो वैल्यूज़ हैं x, y इक्वल टू 20, 25। ओके, इस तरह से मैंने वैल्यूज़ को स्टोर किया, और मैं इसे इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके। ओके, तो यहाँ पर अगर हम x और y की वैल्यू को एक्सचेंज करना चाहें तो x, y इक्वल टू y, x कर देंगे, तो वैल्यूज़ क्या होंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। और अब देखिए x, y मैं प्रिंट करता हूँ तो x की वैल्यू 25 और y की वैल्यू 20 प्रिंट हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो y की वैल्यू है वो x में स्टोर हो जाएगी और जो x की वैल्यू है वो y में स्टोर हो जाएगी। ओके, सपोज कि आपने कुछ इस तरह से असाइनमेंट किया a, b,
C इक्वल टू 5, 10, 7। ओके, तो यहाँ पर A, B और C तीनों में वैल्यूज बारी बारी से स्टोर हो जाएंगे। ओके, मीन्स A में 5 और B में 10 और C में 7 स्टोर हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर यही वैल्यू B, C, A इक्वल टू A+1 कर दिया जाए और B+2 कर दिया जाए और C-1 कर दिया जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट करें A, B, C तीनों को, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू इस तरह से प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों इवैल्यूएट होंगे, मीन्स यहाँ पर जो भी A की वैल्यू है, A की वैल्यू क्या है? 5 है। ओके, तो 5+1 होगा। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6, और ये 6 यहाँ पर 6 आ जाएगा, और B+2, तो B की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12। ओके, और C-1, तो C की वैल्यू है 7 और उसमें -1 करके 6 आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर जो 6 है, 12 है और 6 है, तो यहाँ पर जो 6 है मीन्स इनको इवेल्युएट होने के बाद अब इसमें यहाँ पर जो वैल्यू 6 है वो B में स्टोर हो जाएगा, और जो 12 है वो C में स्टोर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जो 6 है वो फिर से A में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि पहले यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन राइट किया गया है वो पहले इवेल्युएट होगा, ये तीनों इवेल्युएट होंगे। ओके, इसके बाद ही इसमें वैल्यू स्टोर होगी। ओके, मैं यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दे दे रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ देखिए P, Q में स्टोर करता हूँ 3, 5। ओके, और यहाँ पर इसको Q, R, ओके, और इक्वल टू P-2, और मैं फिर ऐड करता हूँ P+2। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में राइट करें। ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जो इवेल्युएशन हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट होता है, मीन्स पहले ये इवेल्युएट होगा, फिर यह एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, और फिर यह होगा। ओके, देखिए एग्जाम्पल के साथ देखिए इसे आप, x इक्वल टू x असाइन 10। ओके, तो यहाँ पर y, इक्वल टू असाइन x+2, x+5। तो यहाँ पर बताइए y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह इवेल्युएट होगा, तो x+2 मीन्स 12 होगा। ओके, जो कि यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर x+5, तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ओके, और फिर यह असाइन होगा y में 12, और फिर से यह y में असाइन हो जाएगा 15। ओके, तो y की जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या होगी? 15। तो आंसर क्या आएगा? 15। ओके, मीन्स लेफ्ट टू राइट यहाँ पर इवेल्युएशन हो रहा है। ओके, सी नेक्स्ट, वेरिएबल डिफिनेशन। तो जैसे ही आप किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं वैसे ही वह वेरिएबल डिफाइन हो जाता है। अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किए हैं, जैसे हमने एस वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, तो देखिए मैंने जैसे एंटर प्रेस किया, एस राइट करके, देखिए यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि एस को डिफाइन नहीं किया गया है। और जैसे ही आप एस को डिफाइन कर देंगे तो फिर आप एस को प्रिंट करेंगे तो एस की वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, इस तरह से भी। सी नेक्स्ट इज द डायनामिक टाइपिंग। ओके, डायनामिक टाइपिंग से मतलब यह है कि जैसे आप कोई वेरिएबल में मैंने असाइन किया इंटीजर नंबर 5। ओके, तो अभी इसका जो टाइप है वो क्या है? इंटीजर है। सॉरी, टाइप है एक्स का, चेक करिए, इंटीजर है। ओके, और जब मैं x इक्वल टू 5.3 स्टोर कर देता हूँ तो इसका जो टाइप है x का वह चेंज हो जाता है, फ्लोट हो जाता है। ओके, मीन्स वेरिएबल में आप जिस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल का टाइप वही हो जा रहा है। ओके, तो इसे कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। मीन्स जैसे ही आप किसी वेरिएबल में कोई दूसरे टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं वैसे ही उस वेरिएबल का जो टाइप होता है वो तुरंत
चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। ओके, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर कंटेनर नहीं है बल्कि लेबल है, जो किसी मेमोरी के लिए स्टिकर या लेबल का काम करता है, जिससे हम उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाएँ। ओके, और जैसे ही हम उस वेरिएबल में कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करते हैं, वह लेबल या वह जो वेरिएबल है वह किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन को रेफर करने लगता है। ओके, जिससे उसका टाइप भी चेंज हो जाता है। अगर वह दूसरे टाइप के वैल्यू को रेफर कर रहा है तो उसका टाइप भी चेंज हो जाएगा और आईडी भी चेंज हो जाएगा। ओके ओके, देखिए फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए डी है, डी इक्वल टू हमने स्टोर किया 6। ओके, तो अभी इसका जो आईडी है डी का वो देखिए यह है, और टाइप है डी का ये इंटीजर है। ओके, और अब हम डी में स्टोर कर देते हैं कोई नेम, जैसे राम। ओके, तो अब देखिए इसका आईडी डी का कुछ और हो जाएगा। ओके, और इसका टाइप भी चेंज हो गया डी का। ओके, देखिए चेंज हो गया, स्ट्रिंग हो गया इसका टाइप। ओके, तो इसे ही कहते हैं डायनामिक टाइपिंग। मीन्स वेरिएबल में जैसे ही आप डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं, पाइथन यहाँ पर आपको कोई एरर डिस्प्ले नहीं करता है, क्योंकि वेरिएबल का टाइप जो है वो ऑटोमेटिकली जिस तरह की वैल्यू उसमें स्टोर की जाती है उसी तरह की वैल्यू में उसका जो टाइप है वो चेंज हो जाता है। ओके, जब आप किसी वेरिएबल में जैसे x इक्वल टू 10 है, ओके, और y इक्वल टू 0 है, ओके, दोनों इंटीजर हैं, यहाँ पर आप y इक्वल टू x/2 करेंगे तो स्टोर हो सकता है। ओके, क्योंकि हम दो इंटीजर का डिवीजन कर सकते हैं, जबकि अगर आप x में डे स्टोर कर दें, ओके, और अब आप डिवाइड करें y इक्वल टू x/2, तो यहाँ पर क्या होगा, एरर आएगा, क्योंकि इंटीजर के साथ इंटीजर में आप स्ट्रिंग में आप इंटीजर से डिवीजन नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक टाइपिंग मीन्स होता है कि जब आपने वेरिएबल को डिफाइन किया उस समय जो उसका टाइप आपने कर दिया वह पूरे प्रोग्राम के दौरान उस वेरिएबल का टाइप वही रहेगा। ओके, तो इसे कहेंगे स्टैटिक टाइपिंग। जबकि डायनेमिक टाइपिंग का मतलब यह है कि जब भी आप चाहें उस वेरिएबल का टाइप चेंज कर सकते हैं, उसे कहते हैं डायनेमिक टाइपिंग। ओके, सी नेक्स्ट इज द सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। ओके, सो सी फर्स्ट इनपुट फंक्शन। पाइथन में अगर आप यूज़र के द्वारा इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनपुट फंक्शन का यूज़ करना होता है, इनपुट, और यहाँ पर आप कुछ मैसेज दे सकते हैं, इंटर योर नेम। ओके, और फिर ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर प्रेस करिए। ओके, और यहाँ पर आपको अपना नेम टाइप कर देना है। ओके, जब आप चाहेंगे तो नेम को राइट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपने इनपुट किया था राम, वह नेम वेरिएबल में स्टोर हो गया। ओके, और इसी की वजह से आपने जब यहाँ पर आपने नेम राइट किया तो उसका आउटपुट आया राम। ओके, तो इस तरह से इनपुट फंक्शन का यूज़ करके आप किसी भी प्रकार की वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से अगर आपको एज इनपुट लेना हो तो आप एज इक्वल टू इनपुट इंटर योर एज। ओके, तो यहाँ पर इंटर किया ना 16। ओके, और फिर मैंने एज को प्रिंट किया तो देखिए यहाँ पर आ गया 16। ओके, तो इस तरह से आप इनपुट ले सकते हैं इनपुट फंक्शन के द्वारा। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए सिंगल कोटेशन लगा हुआ है, मीन्स इनपुट फंक्शन के द्वारा जो कुछ भी आप एंटर करेंगे, इनपुट लेंगे, वह स्ट्रिंग के फॉर्म में ही इंटर होगा, इनपुट होगा। ओके, इसको अगर आप चेक करना चाहें, देखिए एज +1 करिए, देखिए नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एज जो है वो स्ट्रिंग है और 1 जो है इंटीजर है, इसलिए इन दोनों के बीच में ऑपरेशन, एडिशन का ऑपरेशन नहीं हो सकता है। ओके, इससे प्रूफ होता है कि इनपुट फंक्शन के द्वारा जो कुछ भी आप इनपुट लेते हैं वह स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही इनपुट होता है।
और अगर आप टाइप फंक्शन का यूज़ करके उसका टाइप चेक करना चाहें तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके, देखिए इसका टाइप है स्ट्रिंग। ओके, लेकिन आप यदि आप नंबर्स को इंटर करना चाहेंगे तो आप किस तरह से इंटर करेंगे, इसके लिए आपको पाइथन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको INT और फ्लोट फंक्शन है जिनका यूज़ करके आप जो स्ट्रिंग में इनपुट आ रहा है उसे आप चेंज कर सकते हैं इंटीजर या फ्लोट में। ओके, देखिए जैसे एज इक्वल टू इनपुट इंटर योर एज। ओके, तो यहाँ पर एज एंटर किया 23। ओके, तो यहाँ पर जो एज है अभी उसका जो टाइप है वो जो है कि स्ट्रिंग है। ओके, और अब यहाँ पर फंक्शन है INT फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम एज का जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए एज इक्वल टू INT एज। ओके, और मैंने इंटर प्रेस किया। अब देखिए अगर आप एज में कुछ ऐड करना चाहें तो आसानी से ऐड हो जाएगा। देखिए एज प्लस 1। ओके, क्या आ गया 24। मैंने क्या स्टोर किया था 23। ओके, देखिए एडिशन हो गया। मीन्स यहाँ पर जो एज है उसका टाइप भी चेंज हो गया। देखिए अब जो एज है उसका टाइप चेंज हो गया इंटीजर। ओके, तो इस तरह से अगर आपको स्टोर करना हो मार्क्स इक्वल टू इनपुट इंटर योर मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर मार्क्स इंटर किया 23 पॉइंट समथिंग। ओके, देखिए तो यहाँ पर जो अभी मार्क्स है उसका टाइप होगा स्ट्रिंग। ओके, देखिए उसका टाइप है स्ट्रिंग। और अब मैं इसका टाइप चेंज कर देता हूँ, मार्क्स इक्वल टू फ्लोट मार्क्स। ओके, तो देखिए अब मार्क्स में अगर हम कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। 0.5 मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, देखिए तो देखिए यहाँ पर कोई एडिशन हो गया इसमें। ओके, मीन्स जो मार्क्स है उसका टाइप चेंज हो चुका है। देखिए मार्क्स का टाइप अब हो गया फ्लोट। ओके, तो इस तरह से आप स्ट्रिंग में इनपुट ले करके आप बाद में उसे इंटीजर और फ्लोट में चेंज कर सकते हैं। ओके, यदि आप चाहें तो इन स्टेप्स को आप कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे एज इक्वल टू आप INT लिखिए और इस फंक्शन के अंदर ही आप इनपुट का यूज़ कर दीजिए इंटर योर एज। ओके, इस तरह से। तो इस तरह से आपको बाद में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर डायरेक्टली जो वैल्यू है, अभी देखिए जो इनपुट फंक्शन के द्वारा इनपुट होगा 16 उसे INT फंक्शन चेंज कर देगा इंटीजर में और वह स्टोर हो जाएगा एज में। ओके, देखिए और अगर मैं एज में कुछ ऐड करूं, देखिए यहाँ पर एडिशन हो गया। मीन्स एज का जो टाइप है वो इंटीजर है। ओके, इसी तरह से अगर आप फ्लोट में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। FLOAT फ्लोट इनपुट इंटर योर मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर आप मार्क्स इंटर कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर भी अगर आप एडिशन करना चाहें तो देखिए हो सकता है। प्लस इसमें आप 2.5 ऐड कर दीजिए। देखिए 81 हो गया। ओके, मीन्स जो मार्क्स है उसका टाइप क्या हो गया, चेंज हो गया है। ओके, देखिए तो इस तरह से आप इनपुट कर सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से। ओके, लेकिन जब आप इस तरह से कंबाइंड स्टेटमेंट का यूज़ करें तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जब आप इनपुट करें तो अगर आप फ्लोट टाइप में चाहते हैं तो वैल्यू आप केवल फ्लोट में ही इंटर करें, और इंटीजर में अगर आप चाहते हैं तो आप केवल वैल्यू इंटीजर में ही इंटर करें। ओके, जैसे आप फ्लोट में इंटर कर रहे हैं तो अगर आप फ्लोट में इनपुट चाहते हैं जैसे मार्क्स इक्वल टू फ्लोट इनपुट इंटर योर मार्क्स। ओके, यहाँ पर हम
अगर इंटीजर वैल्यू भी एंटर कर दे रहे हैं तो भी इनपुट एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि तो यहाँ पर 23 को वह 23.0 उसको समझा जाएगा इंटरनली, इसलिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इंटीजर इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप डेसिमल पॉइंट्स का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ओके, स्ट्रिंग करेंगे तो भी एरर आ जाएगा। ओके, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सी नेक्स्ट, आउटपुट फंक्शन। ओके, आउटपुट करने के लिए आपको सिंपल राइट करना होता है प्रिंट। ओके, तो जो भी आप फर्स्ट कोई वेरिएबल ले लीजिए, देखिए a = 6। ओके, ए में आसानी किया मैंने 6, और अब मैं यहाँ पर देखिए प्रिंट कर रहा हूँ एक, तो इस तरह से प्रिंट हो सकता है। और अगर आप a, b, c = 5, 6, 7। ओके, तो अगर आप इसे प्रिंट करना चाहें तो एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं इनको, a, b, c, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं, और सेपरेटली अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप d = a + b, अगर आपको इसे प्रिंट करना हो तो आप यहाँ पर मैसेज भी दे सकते हैं, एडिशन ऑफ a एंड b = तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मैसेज के साथ में अपने आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, प्रिंट फंक्शन की एक क्वालिटी होती है कि ऑटोमेटिकली, देखिए मैंने इनके बीच में कोई स्पेस नहीं दिया है, लेकिन जो आउटपुट आया है उसमें स्पेस है। ओके, जैसे मैं प्रिंट करूं, प्रिंट माय नेम इज अमित। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दिया है, फिर भी यहाँ पर स्पेस आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए इनके बीच में स्पेस आ रहा है। ओके, तो प्रिंट जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें स्पेस ऐड कर देता है। प्रिंट फंक्शन की ये भी क्वालिटी होती है कि प्रिंट फंक्शन जो भी प्रिंट करता है वह उसे पहले स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चेंज करता है, फिर उसे प्रिंट करता है। ओके, इंटरनली जो भी वो आउटपुट देता है उसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चेंज करता है, फिर उसका आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। ओके, और अगर कोई एक्सप्रेशन आपने दिया हुआ है बीच में, जैसे आपने दिया है a + b, तो पहले a + b को इवेल्युएट करेगा, मीन्स उनकी वैल्यूज को ऐड करेगा, फिर उसे स्ट्रिंग में चेंज करेगा, फिर उसका आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। ये प्रिंट फंक्शन की क्वालिटी होती है। ओके, यहाँ पर जो स्पेसेस आ रहे हैं उसका वजह यह है कि प्रिंट फंक्शन में एक आर्गुमेंट होता है जिसका नाम है सेप। ओके, क्योंकि सेप जो होता है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेस होती है, इसलिए जो भी यहाँ पर प्रिंट में हम प्रिंट कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं, उनके बीच में जो स्पेसेस आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो सेपरेटर, जो सेप जो आर्गुमेंट है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेस होती है, इसलिए। ओके, तो अगर आप चेंज कर दें उसकी वैल्यू को तो यहाँ पर जो स्पेस आ रहा है उसके स्थान पर कुछ और भी आ सकता है। ओके, देखिए कैसे, माय। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सेप, और उसकी जो वैल्यू है उसको मैं चेंज करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर 3 डॉट यूज़ कर दे रहा हूँ। ओके, और अब मैंने क्लोज किया। देखिए तो जहाँ पर स्पेस आ रहा था, क्योंकि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेस थी, इसलिए स्पेस यहाँ पर आ रहा था, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया, तो अब देखिए यहाँ पर डॉट्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप जो भी नंबर, जो भी आप यहाँ पर सिंबल या फिर जो भी स्ट्रिंग भी अगर आप कुछ करना चाहेंगे, जो भी आप यहाँ पर कर देंगे वहीं स्पेस के स्थान पर आ जाएगा। ओके, देखिए मैंने सेपरेटर की वैल्यू यहाँ पर डॉलर कर दी। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए स्पेस के स्थान पर डॉलर आ रहा है। ओके, तो इस तरह से आप सेपरेटर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रिंट फंक्शन के बारे में, वो आपको प्रोग्राम बनाना होगा, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट चूज़ करता हूँ,
.py। ओके, मैंने इसको सेव किया और यहाँ देखिए मैं टाइप करता हूँ प्रिंट माई नेम इज अमित। ओके, प्रिंट आई एम 16 ईयर ओल्ड। ओके, तो देखिए जब मैं इसे रन करता हूँ, पहले मैं इसे सेव करता हूँ और जब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए जो प्रिंट फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली उसके लास्ट में न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, इसलिए तो प्रिंट फंक्शन में लास्ट में उसके ऑटोमेटिकली न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, इसलिए या जो नेक्स्ट प्रिंट आता है वह न्यू लाइन में आता है। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने 2 यूज़ किया है तो इन दोनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। ओके, क्योंकि प्रिंट फंक्शन में एक आर्गुमेंट होता है इंड नाम से और उसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वह /n होता है। ओके, इसलिए जो नेक्स्ट प्रिंट होता है या फिर जो नेक्स्ट लाइन जो प्रिंट की होती है वह न्यू लाइन से आती है। ओके, तो यदि आप चाहें तो इस आर्गुमेंट की जो वैल्यू है उसको आप चेंज कर सकते हैं, इंड को आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं डॉलर का यूज़ कर दे रहा हूँ। ओके, और फिर मैं इसे रन करता हूँ तो अब देखिए ये जो नेक्स्ट लाइन है वह न्यू लाइन में प्रिंट नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर बीच में डॉलर का सिंबल आ रहा है। ओके, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्पेस भी दे सकते हैं। ओके, और इसे सेव कर लीजिए और इसे रन करिए। ओके, देखिए तो यहाँ पर स्पेस आ रहा है केवल। ओके, तो ये भी इंड भी आपका प्रिंट फंक्शन का एक आर्गुमेंट होता है और उसकी ये सभी क्वालिटीज़ होती हैं। ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।